नमस्कार बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर रह गए हैं हरिवंश राय बच्चन की कविताओं के। आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं शेष प्रश्न देखें। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न कभी कभी घूम के भी आ जाता है। ऐसे भी आ सकता है कि आत्म परिचय में कवि का यह कथन शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। जैसे कि शीतलवाणी और आग और शीतलता दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, जहाँ शीतलता होगी वहाँ ऊष्मा नहीं होगी, आग नहीं होगी, और जहाँ आग होगी वहाँ शीतलता नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा है शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसका तात्पर्य है कि कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह और असंतोष का भाव प्रबल है। ठीक है, कवि किसी से कटु वचन नहीं बोलते हैं या गलत बात नहीं कहते हैं, लेकिन वह संसार से असंतुष्ट हैं। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करते हैं। वह अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करते हैं। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभा रहे हैं, और इसी कारण वे यहाँ पर कह रहे हैं कि शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। इस तरह से उन्होंने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। और कवि क्या होता है, व्यंग्य से हर तरह से अपनी बात को कहने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए ये कहा है कि कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभा रहा है, कि व्यंग्य से भी सटीक बात कह सकता है बड़ी ही सरलता से। वही बात इन्होंने यहाँ कह दी है, क्योंकि वे समाज की कुछ रीतियों से, कुछ बातों से वे असंतुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि नीड़ों से बच्चे झांक रहे होंगे। तो वो नीड़ मतलब घोंसलों से बच्चे झांक रहे हों। किस आशा में, किस उम्मीद में? जब सुबह उठते ही पक्षी, सुबह सवेरा होते ही, सूर्योदय होते ही पक्षी अपने घोंसलों से निकल जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना लेने के लिए। तो जब वो शाम होती है तो अंधेरा होने से पूर्व ही अपने घोंसलों में वापस आना चाहते हैं। उन्हें यह पता होता है कि उनके बच्चे वहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं, और इसीलिए बच्चे उनके वहाँ घर पर घोंसलों में अकेले रहते हैं। तो उनके बच्चे घोंसलों में अपने माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। छोटे बच्चे को माता पिता का स्पर्श व उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नीड़ों से झांकते हैं। यहाँ पक्षियों के माध्यम से कवि ने संसार की जो सच्चाई है वह बताई है कि वो तो पक्षी हैं। ठीक है, घर में भी अगर बच्चे घर में रहते हैं और माता पिता बाहर गए हुए हैं, माँ बाहर गई हुई है, तो जब वो आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी प्रतीक्षा करते हैं और आते ही अपने माता पिता से प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये एक समाज की सच्चाई है जो कि पक्षियों के माध्यम से कवि ने बताया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? आवृत्ति मतलब दोहराव। बार बार ये गीत में कवि बोल रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इससे कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसको बार बार दोहराने से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय बीतने का पता नहीं चलता। जब कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे समय पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप ही का उदाहरण देके कि जब आप एग्ज़ाम देते हो, परीक्षा में बैठते हो, तो वो 3 घंटे पलक झपकते ही कहाँ निकल जाते हैं आपको नहीं पता चलता। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने बार बार कही है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसीलिए किसी भी बात को जब हम
किसी भी बात पर जोर देना चाहते हैं तो हम उस बात को बार बार कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बार बार यह बात कही है कि पथिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आतुर होता है और उसे लगता है कि लक्ष्य तक वो समय रहते पहुँच जाए। इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ये हमें बताती है। अतः समय के साथ स्वयं को संयोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ बार बार इसकी आवृत्ति करने के पीछे कवि का यह संदेश देना है हमें कि हमें समय का पालन करना चाहिए, समय की उपयोगिता समझनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए हम समय निर्धारित करें और उस निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को पाने की भरपूर कोशिश करें और कोशिश करेंगे तो कामयाब अवश्य होंगे। अच्छा, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है, तो उसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। थोड़ा हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मुख्य प्रश्न है इसका, इस गीत का, कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है। जल्दी जल्दी ढलने की आशंका के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय पर रहते शीघ्र पूरा कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति के द्वारा कविता में समय के तेजी से व्यतीत होने का संकेत किया गया है, अर्थात समय तेजी से दौड़ता है। तो हर प्रकार के पथिक को यानी राहगीर को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी गति में अपने कार्य करने की क्षमता में तीव्रता लानी चाहिए। समय की गति निरंतर प्रवाहित होती रहती है, साथ ही ढल रहे अर्थात बीते समय को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता। समय का ध्यान रखकर तो पक्षी भी अपनी गति तेज कर देते हैं, इसलिए एक बार जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता। तो इससे हमें यह प्रेरणा लेनी है कि समय जैसे चलता है तो उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो ये दोनों प्रश्न किसी भी तरह से आ सकते हैं और इनका उत्तर एक ही होगा। एक प्रश्न और देखिए जो कि महत्वपूर्ण है। आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य मतलब उसका विषय लिखिए कि उसमें कवि ने क्या कहना चाहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ कवि ने अपने विषय में बताया है। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना भी संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है कि संसार से जो उसका विरोधाभासी वैचारिक तालमेल है उसको वह अपने हृदय से पूरी तरह से लगा देता है और वह बताता है कि ये चीज़ है लेकिन फिर भी वह संसार में चल रहा है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। जैसे कहता है ना, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने की जो का जज्बा उनके अंदर पैदा होता है, बड़े शान से वो ये कहते हैं। और ये छायावादोत्तर गीतिकाव्य का ही प्राण है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पर दर्शाया है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। तो इसका प्रतिपाद्य यही है कि अपने आप को जानो। ऐसा होता है कि जब हम दूसरे व्यक्ति की कमियां या खूबियां पूछते हैं तो आपसे 5 पूछेंगे, आप 10 बता देंगे, लेकिन जब आपसे आपके ही विषय में पूछेंगे तो 5 पूछेंगे तो 2 पर ही अटक जाओगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप के विषय में जानना भी ज़रूरी है, जो कि कवि ने बताया है कि वो कैसे हैं और समाज दुनिया कैसी है। दुनिया से उनका विरोधाभास है, उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वह संसार में
जी रहे हैं और खुश होकर मौज मस्ती के साथ में जी रहे हैं। कविता के आसपास का प्रश्न देखिए, इस संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। यहाँ पर भी पूरी कविता में विरोधाभासी स्थितियाँ तो दिखाई गई हैं। तो ये यहाँ बताना है कि आप संसार में हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मस्ती और खुशी का माहौल किस तरह से आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, वह इसमें बताना है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है। नियति मतलब भाग्य है। सुख दुख समय के अनुसार आते रहते हैं। कहते हैं ना कि सुख और दुख पहिए के समान होते हैं। जीवन चक्र है, कभी सुख तो और कभी दुख आता ही रहता है। तो मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती। अगर दुख है तभी सुख को अनुभव कर पाएंगे आप सच्चे अर्थों में। अतः मनुष्य को संतुलित तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। निरंतर काम में लगे रहकर कष्टों को भूला जा सकता है। यानी जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना आप मस्त रहेंगे। तो निरंतर कार्य में लगे रहकर और फालतू ना बैठ कर के और आप जीवन के वास्तविक सुख को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुख और दुख क्या है, अगर आप दुख में ज़्यादा दुखी हो जाएंगे तो आप अपने आप को ही कष्ट देंगे। तो आपको अपने आप को कष्ट नहीं देना है, अपितु प्रसन्न रहकर स्वयं भी खुश रहना है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, सकारात्मक विचार अपनाने हैं। और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को भी प्रसन्न रख पाएंगे, क्योंकि एक प्रसन्न व्यक्ति ही या खुश व्यक्ति ही दूसरों को खुश रख सकता है। एक दुखी व्यक्ति दूसरों को खुशी कभी भी नहीं दे सकता। तो हमें सकारात्मकता का प्रसार करना है, नकारात्मकता का नहीं। और तभी हमारी भी प्रगति है, इसमें हमारी भी उन्नति है, समाज की भी उन्नति है और देश की भी उन्नति है। तो बच्चों, ये था आपकी आरोह पुस्तक का काव्यखंड से लिया हुआ पाठ। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित 2 कविताएं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की हर कविता, हर गीत प्रेरणादायक है, प्रेरणास्पद है। उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जहाँ उन्होंने पहली कविता के माध्यम से स्वयं को जानने की, स्वयं को परखने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है, वहीं दिन जल्दी जल्दी ढलता में उन्होंने मनुष्य को लक्ष्य निर्धारित करने का संदेश दिया है। तो हम इनकी कविताओं से प्रेरित हो सकते हैं, इनके लक्ष्य को निर्धारित करने की बात से सीख ले सकते हैं, इनके संदेश को समझ सकते हैं। तो क्योंकि छात्रों के जीवन में तो लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को ही एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, एक उद्देश्य के साथ जीवन जीना चाहिए। वही लक्ष्य की ओर यह कविता इंगित करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का प्रतिपाद्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिएगा और आपकी जो है कविता कॉपी आपने बना ली होगी, लिख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेकिन घर में रहिए, तभी सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित रहिए, इसी आशा के साथ नमस्कार।